आप सभी जानते हैं कि टैक्स सेव करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, वो भी टैक्स सेविंग्स वाले प्रोडक्ट में। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता है। बट आज का जो मैं ये वीडियो बनाया है, इसमें मैं आज वो चीज डिस्कस करूंगी कि आप बिना इन्वेस्टमेंट किए भी टैक्स सेव कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ कि ये वीडियो वो लोग ना देखें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मे बी ड्यू टू कैश क्रंच या किसी और वजह से। आपके पास लिक्विडिटी इश्यूज हैं, आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है या कोई दूसरी वजह है। बस वही लोग इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को प्लान करने के लिए एंड टैक्स सेविंग के लिए। बट बाय एनी रीजन अगर आपके पास जो भी रीजन हो सकता है, आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो भी है, तो आप इस वीडियो को देखिए, एंड तक बने रहिए एंड अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो पुराने हैं तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉर्मली हम टैक्स सेव करने के लिए करते हैं, पर कई बार हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं जो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली सेव कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही इंस्ट्रूमेंट बताऊंगी। आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप अपने टैक्स प्लानिंग की जोन में भी हैं और आप फिर भी टैक्स सेव कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि आप अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए हमेशा अपने पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लानिंग रखिए, ताकि आप अपनी फ्यूचर नीड्स को फाइनेंशियली प्लान कर सकें। तो लिक्विडिटी इशू है या आप नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी नए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में, आप कहीं और इन्वेस्ट आपने कर दिया है, या कोई और भी रीजन हो सकता है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है, इस पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, ये आपके पास ऑलरेडी होंगी, आपको स्पेशल कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये पहला वाला जो पॉइंट आ रहा है मेरा, चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल अलाउंस। अगर आपके एम्प्लॉयर से, अगर आप सैलरीड हैं, आपके एम्प्लॉयर से आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, जिसमें आपको आपकी चाइल्ड की फीस के लिए स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली दिया जा रहा है, तो सेक्शन 1014 के अकॉर्डिंग आपको ₹100 पर मंथ उसकी ट्यूशन फीस एंड ₹300 पर मंथ उसकी हॉस्टल फीस, उसके हिसाब से साल के 12 महीने का आपको ये डिडक्शन तो मिलना ही मिलना है, बट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों से ज्यादा का फीस उसमें अलाउ नहीं है। एंड सेक्शन 80C में आपको ये जो चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस है, उसमें तो आपको डिडक्शन मिलता ही है। तो ये तो हर किसी के पास है, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या अदर देन सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको सेक्शन 80C में तो ये 1.5 लाख तक का, अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। ट्यूशन फीस आप देख लीजिए, 1.5 लाख है तो 1.5 लाख मिल जाएगी, 1.5 लाख से कम है तो जितना आपने पे किया है उतना आपको मिल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हैं, ये इंडिया के ही स्कूल को होना चाहिए, बाहर नहीं। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, सेक्शन 80EE करके एक नया सेक्शन आया था फाइनेंशियल ईयर 1920 में, जिसमें अब तो आपके पास एक घर होना चाहिए, मतलब उसके पहले एक भी घर नहीं है, ये आपका पहला घर है, और इसकी जो आपने लोन लिया है, इस लोन की अमाउंट जो है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 35 लाख है। एंड आपका जो रेजिडेंशियल होम की जो वैल्यू है, मतलब आपका जो घर आपने खरीदा है, वो 50 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ऐसे सिनेरियो में आपको एक एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट पे 50,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिलता है, और 80C में तो आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट का मिलता ही है 1.5 लाख। तो बिना अलग से स्पेसिफिकली अलग से कोई इन्वेस्टमेंट किए, अगर आपका फाइनेंशियल 1920 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उस वाली प्लानिंग को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो भी आप चेक कर सकते हैं कि आप, क्योंकि 80C में दोस्तों आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और टोटल मिला के आपकी जो डिडक्शन होती है वो 1.5 लाख तक की होती है।
तो आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए कि जो अगर आपके पास ये ऑलरेडी पहले से ही इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं, तो ये वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये जो आप अभी जो पे आउट करेंगे, ये जो आप पे कर रहे हैं, ये आप जो आपका कट रहा है, या तो सैलरी से कट रहा है या आप इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हैं, तो ये एनीवेज 1.5 लाख से ऊपर जाने वाला नहीं है ये सेक्शन 80C में। एजुकेशनल लोन अगर आपने लिया है किसी की भी पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, आपकी वाइफ हो, बच्चे हो या आप खुद हो, तो सेक्शन 80E में आपको इंटरेस्ट पेमेंट का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट का नहीं मिलता है। एंड ये जो होता है इनिशियल 8 इयर्स का जो इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हैं उसके लिए होता है। तो वो देख लीजिए, अगर आपका पहले से लोन चल रहा है तो क्या वो आज की डेट में वो लोन में आपने इंटरेस्ट रिपेमेंट किया है क्या, वो आप चेक कर लीजिए। तो ये भी आप अपने उस लिमिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपको अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का तो ऑलरेडी आपको बेनिफिट मिल ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, अगर अप टू 10,000 है तो ये ऑलरेडी आपके पास बेनिफिट है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप किराए पे रह रहे हैं, तो 100% आपको किराया देना ही है। तो किराए पर रहने वालों के लिए एक सेपरेट सेक्शन है 80GG जो एप्लीकेबल है। उसमें अगर आपने जो भी रेंट पे किया है, आप रेंटल अकोमोडेशन में रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको वहां पे अप टू 60,000, कुछ और कंडीशंस भी हैं वो आपको देखनी होंगी, अप टू 60,000 तक का आपको डिडक्शन यहाँ भी मिल सकता है। तो आप जब अपने कैलकुलेशंस को करें तो आप इस पॉइंट को अपने पास नोट रखिए। अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया है तो सेक्शन 56(2) में अप टू 50,000 तक का गिफ्ट आपको आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस की कंप्यूटेशन तो सभी जानते हैं। ये अगर आपके एम्प्लॉयर ने, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी इंडिविजुअल्स जिनके पास खुद की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो वो अपना ये जो HRA है वो क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, ये मैंने बहुत एक सेलेक्टेड चीजें ली हैं जिससे आप अपनी प्लानिंग इतने अच्छे से कर सके कि बाय चांस अगर आपके पास कैश क्रंच है या किसी वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को अपने पास नोट रखिए, एक पेन और पेपर लेके अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इतना है जो टैक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, टैक्स सेविंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। तो ऐसे करके आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आप कहीं शॉर्टफॉल है, तो टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स मैं हमेशा बताती हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप ऐसी जगह पे कीजिए जहां पे हर तरीके से आपका पैसा सेफ है, रिटर्न्स आ रहे हैं, अश्योर्ड रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड आपको उसकी मैच्योरिटी भी आपके नीड्स के हिसाब से मिले। तो बेस्ट सेविंग में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पहले मेरे वीडियोस में मैंने इसको शेयर किया है। मुझे ये स्लाइड सबसे अच्छी लगती है बिकॉज इसमें आपको एक बहुत कंसाइज व्यू मिल जाता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट आई तो एग्जाम्प्ट, मैच्योरिटी आई तो एग्जाम्प्ट, ट्रिपल ई, मतलब सबसे बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन है। इसको तो आप हमेशा अपनी आंखों में रखिए कि आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान आए तो आप अपनी फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए। दूसरा बेस्ट प्लान होता है इन्वेस्ट किया तब एग्जाम्प्ट, उसकी इंटरेस्ट आई, ब्याज की इनकम आई तब एग्जाम्प्ट, और जब मैच्योर हुई तब टैक्सेबल, ये बेटर ऑप्शन है। ओके वाला ऑप्शन ये है कि आपने इन्वेस्ट किया क्योंकि आपको टैक्स सेव करना है इसलिए आपने इन्वेस्ट किया है अभी, तो बाद में जब इंटरेस्ट आएगी तब टैक्सेबल हो जाएगी, मैच्योरिटी आएगी तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने आपको ये जो विदाउट इन्वेस्टिंग टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस का जो प्लान बताया है, ये आप अपने पास नोट रखेंगे। इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए क्योंकि लोगों के मन में नॉर्मली ये धारणा होती है कि हमने तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है तो हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर आप उनसे कहिए कि ये वो चीजें हैं जो हम नॉर्मली भूल जाते हैं कि ये हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। तो आपने अगर कोई LIC प्रीमियम भी अगर आपने पे की है, वो तो हर साल ही पे करनी होती, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली, तो वो भी आपको पे करनी है, वो तो आप कर ही रहे हैं, तो वो भी आपकी 1.5 लाख की लिमिट में, 80C में 1.5 लाख की लिमिट में कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि बेशक आपने एक स्पेशल अलग से इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया है, नया इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया है, पर फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इससे क्या होगा, ये वाले कैलकुलेशन को अपने सामने रखने से क्या होगा
कि आप अपना टैक्स कंप्यूटेशन या जो आप अपना रिटर्न भरने वाले हैं उसकी ऑलरेडी आप प्लानिंग कर लेंगे। आई होप दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड लाइक शेयर तो बनता ही है, आप इसे प्लीज कीजिए एंड न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके पास इमीडिएटली आए एंड आप इसका बेनिफिट ले सकें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इसका बेनिफिट दे सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी।